हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से हैं और अपना पूरा ध्यान रख रखे होंगे। अ, आज हम विद्युत चुम्बकीय तरंगों का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इसमें दो छोटी छोटी सी डेरिवेशन है, वो हम सिर्फ डिस्कस करेंगे। साथ में हो सकता है एक न्यूमेरिकल भी हम कर लेंगे। एक चीज और है, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट आज हम पढ़ने वाले हैं ये बेसिकली आप देखेंगे कि न्यूमेरिकल पर्पज से ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो फाइनली फॉर्मेट या फार्मूला बनने वाला है वो न्यूमेरिकल में यूज होता है। चांसेस कम है कि इन फॉर्मूलाज के ऊपर न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम या स्टेट बोर्ड एग्जाम में आए। सीबीएसई में आ सकता है नो डाउट, लेकिन अदर स्टेट बोर्ड एग्जाम में बहुत कम या रेयर चांसेस है। अगर आप प्रीवियस बोर्ड पेपर भी देखेंगे तो इन फॉर्मूलाज के ऊपर सवाल नहीं मिलेगा आपको। बहुत कम चांसेस है कि 10 साल में गलती से एक बार आ गया हो, बहुत कम चांसेस है। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपको बता दिया कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन समझोगे चीज़ इजी है तो कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। चलिए टॉपिक चालू करते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे टॉपिक वही है, इसका भाग दूसरा है। आज हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा ऊर्जा का संचरण कैसे होता है। ऊर्जा कैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो ट्रांसमिट हो रही है वो किस रूप में हो रही है। ठीक है, तो हमने बोला विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा ऊर्जा संचरण या फिर ऊर्जा वहन एक ही बात है। ठीक है, एनर्जी ट्रांसमिशन, एनर्जी ट्रांसमिशन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, हाँ भाई, आप सभी को पता है बच्चों कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र भी होगा और चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे, ये निश्चित सी बात है। ठीक, तो ऊर्जा का जो वहन होगा वो इन दोनों के द्वारा ही होगा। मतलब कुछ ऊर्जा विद्युत क्षेत्र में निहित है, कुछ चुंबकीय क्षेत्र में निहित है। तो जब मेरे को कुल ऊर्जा निकालनी होगी तो मैं विद्युत क्षेत्र के कारण ऊर्जा प्लस चुंबकीय क्षेत्र के कारण ऊर्जा, ये सिंपल सा काम कर दूंगा। ठीक है, और सिंपल सा जोड़ना ही है। क्यों सिंपल सा जोड़ना है? क्योंकि ऊर्जा जो है वो अदिश राशि है, तो इसमें सदिश का भी कोई लफड़ा नहीं है। डायरेक्ट आपको क्या करना है, ऐड ही करना है। अब जब हम बात करें एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा जो संचित कर होती है, तो हमें पता है कि विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा संचित होती है। आप सभी को पता है बच्चों, सेकंड चैप्टर था 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, आप सभी ने पढ़ा है। ठीक है, पढ़ रखा है नहीं पढ़ रखा? पढ़ा है बच्चों, गौर करोगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो हम वही काम करने वाले हैं। देखिए बच्चों, तो हमने लिखा हमें पता है कि विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा ऊर्जा घनत्व कहलाती है। चूंकि विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे ये संचित ऊर्जा क्या कहलाएगी, विद्युतीय विद्युतीय ऊर्जा घनत्व कहलाती है। विद्युतीय ऊर्जा घनत्व मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी। जिसे निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं। हाँ भाई, इसे लिखने का तरीका क्या है, देखिए, तो हम लिखेंगे एनर्जी है तो यू से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्मॉल यू लिखें, स्मॉल यू बताता है एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, कैपिटल यू बताता है कुल ऊर्जा को, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये कितना है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक, अगर विद्युत क्षेत्र के लिए पता है तो चुंबकीय क्षेत्र भी इसी के अनुरूप हम बना सकते हैं। देखो आपको पता होगा बच्चों कि जहां हम कूलाम फॉर्मूला लिख रहे थे विद्युत क्षेत्र के लिए, तो वो फॉर्मूला क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर।
यही फॉर्मूला अगर हम दो ध्रुवों, चुंबकीय ध्रुवों के बीच में लगने वाले बल के लिए लिखते तो ये होता म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला होता। q1 q2 की जगह m1 m2 आया, ध्रुव प्रबलता आ गई, r दूरी तो वो की वही है, 4 पाई की जगह 4 पाई है। अब गौर करोगे 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जगह आ रहा है म्यू नॉट, ठीक है, तो इसका मतलब है एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आएगा, 1 अपॉन म्यू नॉट आएगा, ठीक है। तो ये हमें थोड़ा इक्वलिटी मत समझिएगा, ये सिर्फ समझाने का तरीका है कि कौन सी जगह पर क्या यूज कर सकते हो। विद्युत क्षेत्र में अगर ये है तो अगर वही चीज चुंबकीय क्षेत्र में होती तो हम उसकी जगह क्या रखते, तो हम बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट की जगह 1 अपॉन म्यू नॉट रख सकते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ इतनी सी बात थी, बराबर मत लिख देना भाई, दोनों का मान बराबर नहीं होता भाई, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए था, और ये मैंने 8वें चैप्टर में पढ़ा बताया है। हाँ तो देखो क्या होगा, तो इसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र हेतु, इसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा घनत्व कहलाती है। ठीक है, जो निम्न प्रकार है, जो निम्न प्रकार है। अब देखो वो क्या होगी, तो हम लिखेंगे u और चुंबकीय क्षेत्र के लिए लिखेंगे b, और ये u स्मॉल है, ये बात ध्यान रखें। ये क्या होगा 1/2 ऐसा का ऐसा, एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लिखेंगे 1 अपॉन म्यू नॉट, और विद्युत क्षेत्र की जगह चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। तो फॉर्मूला बन गया 1/2 b स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। ये बात ध्यान में रखें, यहाँ पे कैपिटल E और कैपिटल B विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के तात्क्षणिक मान है। इसका मतलब मेरे को ये पता होना चाहिए, जब मैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर लिख रहा हूं तो ये मैं मान के चल रहा हूं कि E बराबर क्या है, E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का kx, या फिर E बराबर और क्या, तो ऐसा भी लिखा जा सकता है साइन kx माइनस ओमेगा टी, या फिर ओमेगा टी माइनस kx, या फिर kx प्लस ओमेगा टी। ये कैसे भी लिख सकते हो, ये डिपेंड करता है कि वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रहा है तो kx माइनस का, नेगेटिव x डायरेक्शन में जा रहा है तो kx पॉजिटिव का, उल्टा चल रहा है, ठीक है। वो 11th की बात है, वो छोड़ो, हमें सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि हम यहाँ पर ये जो e यूज कर रहे हैं वो वास्तविकता में क्या है, हमारे लिए तात्क्षणिक मान है। क्या मान है बच्चों, तात्क्षणिक मान है, ध्यान में रख लीजिएगा। जब सिर्फ e ही उपयोग में लिया गया है तो इसका मतलब है e तात्क्षणिक मान है ना। कुछ किताबों में इसे आरएमएस मान भी माना गया है, लेकिन हम तात्क्षणिक मान से ही करेंगे काम। तो विद्युत क्षेत्र में संचित ऊर्जा पता है, चुंबकीय क्षेत्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा पता है, तो कुल ऊर्जा घनत्व कितना होगा, सीधा इन दोनों का योग, ठीक है। तो हमने बोला अतः विद्युत चुंबकीय तरंगों के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा क्या होगी बच्चों, U बराबर होगी UE प्लस UB, ठीक। UE कितना, तो आंसर है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। UB कितना 1/2 B स्क्वायर बटा म्यू नॉट, ठीक है। ये एकांक आयतन में संचित ऊर्जा है। अब जब आपको कोई बोले कि एकांक आयतन में संचित ऊर्जा से हमारा तात्पर्य क्या होता है, तो हम बोलते हैं कि कुल ऊर्जा U में भाग लगा दो आयतन का। आयतन क्या होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुणा लंबाई a into n।
ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि इसका मतलब हमारे लिए हमारे दिमाग में ये इमेज बननी चाहिए कि एकांक आयतन में संचित ऊर्जा होती क्या है, यू में किसका भाग लग रहा है, ए और एल का। ठीक है, ये आगे जाकर के यूज आएगा बच्चों, इसलिए बता रहा हूं मैं। ऊर्जा घनत्व से हमारा क्या मतलब होता है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ऊर्जा घनत्व हो गया एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। अब इन दोनों में भी संबंध है, यूई और यूबी में भी संबंध है, कैसे निकाला जा सकता है वो समझिए। तो हमने अब आगे देखो, आगे वाली चीज जो है वो स्टार लगा करके लिख रहा हूं मैं, इसे समीकरण नंबर 1 बना दे रहा हूं। यहां पर ये वाली चीज जो है वो आप साइड में भी कर सकते हैं, नहीं तो इस डेरिवेशन के बीच में करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। हम क्या कर रहे हैं, यूई तथा यूबी में संबंध क्या है भाई, तो देखिए यूई का फॉर्मूला समझिए, यूई बराबर कितना, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक, अब आपको एक चीज पता होगी बच्चों, क्या कि ये जो c होता है वो क्या होता है, e डिवाइडेड बाय b होता है। तो इसका मतलब e बराबर क्या हो सकता है, c को किससे मल्टीप्लाई किया जा सकता था, b से। ये फॉर्मेट में यहाँ रखने की कोशिश करता हूँ। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट और e की जगह हमने लिख दिया c और b और इसका क्या बच्चों, होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट c स्क्वायर b स्क्वायर हुआ क्या। चलो अब एक और फॉर्मूला देखिए, आप सभी को c का ये फॉर्मूला याद होगा, c बराबर 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो जब मैं c स्क्वायर का मान रखूं तो ये अंडर रूट हट जाएगा, हटेगा नहीं हटेगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट, c स्क्वायर की जगह हमने लिखा μ0 एप्सिलॉन नॉट और b स्क्वायर ऐसा का ऐसा। आप गौर करेंगे एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, क्या बच रहा है, 1/2 b स्क्वायर डिवाइडेड बाय μ0 आ रहा है क्या। आपको पता चलेगा कि एकांक आयतन में संचित ऊर्जा विद्युत क्षेत्र की बराबर होती है एकांक आयतन में संचित ऊर्जा किसके लिए, चुंबकीय क्षेत्र के लिए। गौर करो, ये लिखा है क्या, चुंबकीय क्षेत्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। आ रही नहीं आ रही, ये दोनों क्या होते हैं, परिमाण में समान होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखें, क्यों, क्योंकि दोनों की तरंग सेम चल रही है ना भैया। चलिए, तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। तो इसे मैं कह सकता हूं समीकरण नंबर क्या, 2। तो समीकरण 1 और 2 से, ठीक, हम कह सकते हैं क्या, समीकरण 1 व 2 से, ठीक, क्या होगा, तो हम कह सकते हैं कि कुल ऊर्जा जो है वो वास्तविकता में यूई प्लस यूई हो सकती है या फिर यूबी प्लस यूबी, कुल मिलाकर के क्या 2 यूई भी हो सकती है और 2 यूबी भी हो सकती है। ठीक है, इसका मतलब 2 ऐसा का ऐसा, और ये इसका यूई का मान रखो तो कितना है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, तो ये मान किसके बराबर हो गया, 2 से 2 कैंसिल, तो ये मान है बराबर एप्सिलॉन नॉट कैपिटल ई स्क्वायर के। लेकिन यहाँ पर ई क्या है, तात्क्षणिक मान है। ठीक, या फिर अगर चुंबकीय क्षेत्र में लिखते तो 2 गुणा 1/2 बी स्क्वायर बटा μ0, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय μ0 के बराबर। डन हुआ क्या, तो या तो ये लिख दो या फिर ये लिख दो, बात एक। लेकिन ये क्या है, ऊर्जा घनत्व है। ठीक है, ये ऊर्जा घनत्व हो गया। अब अगर बात की जाए औसत ऊर्जा घनत्व की, किसकी बात की जाए, औसत ऊर्जा घनत्व की, तो यहाँ पर इस तात्क्षणिक मान की जगह ई का कैसा मान देखा जाए, औसत मान देखा जाए। यहाँ बी की तात्क्षणिक मान की जगह कैसा मान देखा जाए, औसत मान देखा जाए। इसी तरीके से काम करें। चलिए, तो अब आगे काम करते हैं। ये हो गया, ये पता चला। देखिए, औसत ऊर्जा घनत्व, औसत ऊर्जा घनत्व क्या होगा, तो आंसर है ये जो U है इसका आपको क्या चाहिए, औसत। औसत के लिए हम ऐसा यूज कर सकते हैं या फिर आप एवरेज लिख लीजिए।
ठीक है, मैं यू एवरेज ही लिख देता हूं आपके लिए, ये सिंपल रहेगा। तो मैंने लिखा है यहां पर यू एवरेज बराबर क्या होगा, तो आंसर है क्या, एप्सिलॉन नॉट और ई स्क्वायर, लेकिन ये कैसा, एवरेज वाला, या फिर ये होगा बी स्क्वायर और कौन सा, एवरेज वाला, और उसमें किसका भाग लगे, म्यू नॉट का भाग लगे। अब आपको ये चाहिए ई एवरेज और बी एवरेज चाहिए, ठीक है। अब ये कैसे निकलेगा, तो इसके लिए एक सिंपल सी थ्योरी है बच्चों, क्या आपको पता हो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ई बराबर क्या होता है, ई एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ऐसा ही, ठीक। तो ई स्क्वायर क्या होगा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है बच्चों, ई स्क्वायर क्या होगा, ई एम का स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए, इस ई स्क्वायर का एवरेज, इस ई स्क्वायर का क्या, एवरेज चाहिए। तो मैं कैसे निकालूंगा भैया, तो इसका एवरेज निकालो, तो भैया इसका एवरेज निकालें, ये तो नियत मान हो गया, तो एवरेज किसका निकलेगा, इसका। देखो साइन स्क्वायर का पद है, किसका पद है ये, साइन स्क्वायर का, साइन स्क्वायर, देखो साइन का चाहे साइन ओमेगा टी हो चाहे कोस ओमेगा टी हो, इनका अगर एवरेज निकालते हैं, औसत निकालते हैं, तो कितना आता है, 0। लेकिन जब हम साइन स्क्वायर ओमेगा टी की बात करते हैं, तो इनका औसत कितना आता है, 1/2, चाहे साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस 90 क्यों ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर 45 ही क्यों ना हो, इसके साथ में क्या जुड़ रहा है घट रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, बस समय के साथ में परिवर्ती है ना ये। तो इसका जब आप औसत निकालोगे तो कितना आएगा, 1/2 आएगा, ये बात ध्यान में रखो, ठीक है। तो जब मैं इसका औसत निकालता हूं साइन स्क्वायर का, अंदर तो ये कोई ना कोई पद होगा, ठीक। तो जब मैंने साइन स्क्वायर का क्या निकाला, औसत निकाला, तो कितना आएगा, 1/2। तो जब मैं इसकी बात करता हूं, ई स्क्वायर एवरेज की बात करता हूं, तो मेरा मतलब ये होता है कि ये ई एम का स्क्वायर और ये 1/2, तो ये ऐसा लिखा जा सकता है। सेम इसी पैटर्न पे चुंबकीय क्षेत्र कैसे लिखा जाता, तो हम लिखते हैं इसे बी, तो ये होता बी एम साइन ओमेगा साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो बी स्क्वायर क्या होता, बी एम का स्क्वायर, और ये ऐसा कैसा, आपको पता चलता कि बी एवरेज जो है, सॉरी बी एवरेज का स्क्वायर, वो क्या होता, बी एम का स्क्वायर बटा 2 होता, यही होता, ठीक। तो मैं इनकी जगह ये मान पुट करने वाला हूं, अधिकतम मान से रिप्लेस हो जाएंगे, किस तरीके से रिप्लेस होंगे वो आप सभी को पता चल गया होगा, ठीक है। लिखने की आवश्यकता है क्या, चलो मैं लिख देता हूं, ई स्क्वायर अथवा बी स्क्वायर को हल करने पर साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी का पद प्राप्त होता है, जिसका एक पूर्ण चक्र हेतु औसत मान कितना होता है, 1/2 होता है। अतः चलिए U एवरेज औसत ऊर्जा घनत्व बराबर होगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई एम का स्क्वायर, इसकी जगह हमने क्या लिखा, ई एम का स्क्वायर बटा 2, या फिर हम लिख सकते हैं 1/2 बी एम का स्क्वायर बटा म्यू नॉट। ये थोड़ा ध्यान में रखना, ये तात्क्षणिक मान थे, मैंने एम नहीं लगा रखा है, यहां पर क्या है, उच्चतम या आयाम है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का आयाम है, ध्यान में रखिएगा। हो गया, तो पता चल गया औसत ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, पता चला। चलिए इस चीज को उतारें। अब विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा ऊर्जा जाती कैसे, जैसे एक बल्ब के द्वारा जाती है, एक बल्ब से आप तक एनर्जी कैसे मिलती है, रेडिएशन के थ्रू, ठीक। तो सेम रेडिएशन के थ्रू ही इसमें एनर्जी का क्या होता है बच्चों, ट्रांसमिशन होता है। बस वो एनर्जी जो है वो किस में होती है, तो आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में होती है।
जल्दी से इस चीज को उतारो, फिर आगे एक छोटा सा पार्ट और करने वाले हैं, वो है पॉइंटिंग वेक्टर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि पॉइंटिंग वेक्टर क्या है, इसका सूत्र लिखो, सिंपल सा 1 नंबर का सवाल आता है, वो अपन डिस्कस करते हैं। चलिए कीजिए इसे। उतार लिया। आगे चले बच्चों, आगे डिस्कस करें इसके बारे में। चलिए, तो हमारे पास में पॉइंट है पॉइंटिंग वेक्टर या पॉइंटिंग वेक्टर। ये क्या है, तो आंसर है ऊर्जा प्रवाह की दर है। ठीक है, किसी भी विद्युत चुंबकीय तरंगों हेतु एकांक क्षेत्रफल से ऊर्जा प्रवाह की दर क्या कहलाती है, पॉइंटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग सदिश कहलाती है बच्चों। और इसको इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है। इसे एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों। पॉइंटिंग सदिश। हाँ भाई, ये क्या चीज है बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि एकांक क्षेत्रफल से ऊर्जा प्रवाह की जो दर है उसे ही क्या कहा जाता है बच्चों, पॉइंटिंग सदिश कहा जाता है। कुल मिलाकर के ऊर्जा प्रवाह की दर है ये, और किससे, एकांक क्षेत्रफल से। तो अब ये समझिए, लेट्स सपोज करो कुल ऊर्जा कितनी है, U है। ठीक है, और एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित ऊर्जा कितनी, तो हमने इसमें भाग लगाया A का। फिर प्रवाह की दर है तो इसमें किसका भाग लगना चाहिए, डेल टी का, और भाग लगना चाहिए। तो ये वास्तविकता में क्या हो गया, U डिवाइडेड बाय A डेल टी, एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में प्रवाहित ऊर्जा दर। इसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग सदिश बोलते हैं। यही अगर आप देखोगे तो ऊर्जा प्रवाह की दर, एकांक क्षेत्रफल से ऊर्जा प्रवाह की दर बच्चों क्या होती है, तीव्रता भी होती है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। तीव्रता वास्तविकता में क्या होती है, किसी एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में प्रवाहित ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। याद है, ठीक, ये मैंने आपको बताया था कौन से चैप्टर के अंदर, 13वां, प्रकाश विद्युत प्रभाव, वहां पर समझाते समझाते मैंने बताया था। चलिए, तो पॉइंटिंग सदिश की बात करते हैं। तो हमने बोला कि एकांक क्षेत्रफल से ऊर्जा प्रवाह की दर ही पॉइंटिंग सदिश कहलाती है। अब ये चीज याद ही रखनी पड़ेगी, इसका कोई तोड़ है नहीं। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में प्रवाहित ऊर्जा ही अब ऊर्जा प्रवाह की दर नहीं लिख रहे क्योंकि एकांक समय में पहले लिख चुका हूं। ठीक है, पॉइंटिंग सदिश कहलाती है। इसे S वेक्टर द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर अगर मैं S वेक्टर लिखूं तो वो वास्तविकता में है क्या, 1/μ0 E क्रॉस B है बच्चों, ये बात ध्यान रखना, E क्रॉस B। अब ये थोड़ा सा समझने लायक बात है बच्चों कि E क्रॉस B करेंगे तो क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट करो। आपको पता है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र तो एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री। तो जब मैं E क्रॉस B पढ़ूंगा, समझना,
E क्रॉस B पढ़ूंगा तो मेरे को ये पता चल जाना चाहिए, ये होगा E B साइन 90 n कैप। साइन 90 का मान कितना, आंसर है 1, तो फिर ये हो जाएगा E B n कैप। ठीक है, कुल मिलाकर के आप समझिए बहुत अच्छी बात है। विद्युत क्षेत्र लेट सपोज करो, विद्युत क्षेत्र जो है वो y डायरेक्शन के अंदर दौड़ कर रहा है, तो हमने बोला कि विद्युत क्षेत्र अगर मैं लिखता तो मैं लिखता ई वाई बराबर क्या, तो आंसर है ई एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये सिर्फ समझने वाली बात है। अगर विद्युत क्षेत्र y डायरेक्शन के अंदर है तो चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो या तो z में होगा या फिर x में होगा। लेट्स सपोज करो वो कौन सी डायरेक्शन में है, z में है, तो ये क्या हो जाएगा, bz लिखा जाएगा और वो क्या होगा bm sin ओमेगा टी, या सॉरी kx माइनस sin ओमेगा टी। तो फिर ये E क्रॉस भी कौन सी डायरेक्शन में आया, तो हमने बोला ये y में है ये z में है, तो फिर अगला होगा किसमें, x में। इन दोनों के लंबवत कौन सी होनी चाहिए, x की तो डायरेक्शन है, तो ये s वेक्टर कौन सी में होगा, x डायरेक्शन में, जिसमें ऊर्जा जा रही है। ठीक है, जिसमें तरंग जा रही है ना बच्चों, उस डायरेक्शन में होगा। सीधी सी बात है, ऊर्जा प्रवाहित कौन सी दिशा में होगी, जहां पर तरंग जा रही है। जिस दिशा में तरंग जाएगी वहीं तो ऊर्जा जाएगी। तो फिर ये पॉइंटिंग सदिश भी किसकी दिशा में होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। पॉइंटिंग सदिश की दिशा तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश होती है। ठीक है, किसकी दिशा के अनुदिश होती है, तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश होती है। बात को ध्यान में रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे पॉइंटिंग सदिश का मात्र क्या आएगा, अब इससे निकालने लगे ना देवताओं तो फिर तो निकल गया तुम्हारा। ये बोलोगे इस सर इसका टेस्ला, फिर विद्युत क्षेत्र का आप क्या बोल के चलोगे, निकालो। देखिए विद्युत क्षेत्र को फ्लक्स से निकाल सकते हो ना, E डॉट डी एस फ्लक्स होता है, ठीक, उससे निकाल सकते हो। कई तरीके हैं, या फिर न्यूटन पर मीटर से निकाल सकते हो, उससे भी निकाल सकते थे। ठीक, चलिए तो ऐसे निकाल, और फिर म्यू नॉट, ये तो लंबा चौड़ा चला जाएगा, बहुत लंबा चौड़ा चला जाएगा। एक बहुत सिंपल सा थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय प्रवाहित ऊर्जा। ठीक है, तो ऊर्जा में किसका भाग लगाया अपन ने, ए और डेल टी का, या फिर ए और टी का। ठीक, ऊर्जा का मात्रक जूल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, समय का मात्रक सेकंड, जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड, या फिर जूल पर सेकंड को क्या बोलते हैं, अरे W अपॉन टी पावर होता है क्या। ठीक, W अपॉन टी क्या होता है, पावर, पावर का मात्रक क्या होता है, वाट, तो जूल पर सेकंड क्या होती है, वाट, तो ये हो जाएगा वाट पर मीटर स्क्वायर। किसका मात्रक है, पॉइंटिंग सदिश का मात्रक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज अब दी हुई नहीं है, लेकिन पूछ ले अगले का क्या है ना, वो कॉमन सेंस पूछ ले कि भैया बच्चे में कितना कॉमन सेंस है, लिख दूं क्या मात्रक। तो हमने बोला ये समझ में आ गया ना कि पॉइंटिंग सदिश वास्तविकता में क्या होगा, ई बी एन कैप, और उसमें भाग किसका लगेगा, म्यू नॉट का, यही तो है। ठीक, तो इसका परिमाण क्या होगा, परिमाण एन कैप बटा दो, तो 1 अपॉन म्यू नॉट, तो ऐसा का ऐसा, और किससे गुणा होना चाहिए, ई बी से, तो कुल मिलाकर के ई बी डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, जहां ई और बी अभी भी ताक्षणिक मान ही है। ठीक है, मतलब ई बराबर क्या है, ई एम साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, बी क्या है, बी एम कॉस सॉरी साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स है, ये के एक्स माइनस ओमेगा टी है, वो जैसा भी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये परिमाण हो गया किसका, पॉइंटिंग सदिश का। डन, चलिए इसका मात्रक क्या होगा बच्चों, मात्रक इसका होगा जूल पर मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड, या फिर वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ये किसका मात्रक है, पॉइंटिंग सदिश का मात्रक। अब पॉइंटिंग सदिश से ही रिलेटेड है क्या, तीव्रता, विद्युत चुंबकीय तरंगों की तीव्रता। वास्तविकता में पॉइंटिंग सदिश ही तीव्रता को प्रदर्शित करता है, लेकिन यहां पर हम ज्यावक्रीय तरंगों की बात कर रहे हैं, तो हम बोलते हैं पॉइंटिंग सदिश का औसत मान जो है ना, वो किसको प्रदर्शित करेगा, विद्युत चुंबकीय तरंगों की तीव्रता को। क्योंकि यहाँ पे तो मान लगातार चेंज होता जा रहा है, तरंग है, तरंग में तो आयाम लगातार चेंज होता रहता है, तो फिर आप कैसे बताओगे तीव्रता को।
तो बोलते हैं औसत निकाल लो तरंग के लिए। तो हमने लिखा ज्यावक्रीय विद्युत चुंबकीय तरंगों हेतु पॉइंटिंग सदिश का औसत ही विद्युत चुंबकीय तरंगों की तीव्रता को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो आपको पॉइंटिंग सदिश का क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो तीव्रता वास्तविकता में क्या है, आंसर है पॉइंटिंग सदिश का एवरेज। ठीक है, चलिए अब ये कैसे निकालेंगे। तो आपको पता हो भी थोड़ी देर पहले एस बराबर हमने क्या लिखा था, ई बी डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। ये तात्क्षणिक मान में देखा जाएगा क्योंकि ई और बी क्या है, तात्क्षणिक मान में। ई क्या है, आंसर है ई एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, गुणा होगा किससे, बी एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी से, और उसमें भाग लगेगा किसका, म्यू नॉट का। चलो तो जब हम ये करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई एम बी एम, ऐसा ही होगा क्या, और ये साइन स्क्वायर हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी हो जाएगा, और उसमें भाग लगेगा किसका, म्यू नॉट का। ये वास्तविकता में पॉइंटिंग सदिश का क्या होगा, तात्क्षणिक मान। अगर मेरे को पॉइंटिंग सदिश का क्या निकालना है, एवरेज, तो देखो नियत मानों का तो कोई एवरेज हम नहीं देखेंगे, किसका देखेंगे, साइन स्क्वायर का एवरेज। साइन स्क्वायर का एवरेज कितना होता है, 1/2। तो ये हो जाएगा 1/2 ई एम बी एम डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। पता चला क्या, ये मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ये सिर्फ मैंने आपको समझाया है कि ये आया कहां से। ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट लिखेंगे। एस एवरेज का मान कितना होता है, 1/2 ई एम बी एम बटा म्यू नॉट। मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको किसका भाग लगाना है, 2 का। वो 2 का भाग लगा क्यों, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। जब एवरेज निकालते हैं तो हमें साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी का एवरेज देखना पड़ता है। वो कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक, तो हमने बोला कि ये वास्तविकता में है कितना, 1/2, फिर वो चीज लिख दो, ई बी बटा म्यू नॉट, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इस चीज को उतार लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, जल्दी से उतार। अब हम संवेग और प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे फाइनली। ये पॉइंटिंग सदिश इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पॉइंटिंग सदिश इंपॉर्टेंट है ना। जल्दी से उतारो, फिर नेक्स्ट अपन पॉइंट पढ़ते हैं, संवेग। हो गया, ये अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों का संवेग एवं दाब। आ जाएगा इतने में। विद्युत चुंबकीय तरंगों का संवेग एवं दाब। मोमेंटम एंड प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखिए सिंपल सी बात है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के पास में क्या होती है बच्चों, ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है। एनर्जी का लिंक किससे होता है, मोमेंटम से होता है। मोमेंटम का लिंक किससे होता है, फोर्स से होता है। फोर्स का लिंक किससे होता है, प्रेशर से होता है। होता है नहीं होता, ठीक। तो हमें ये पता है कि अगर किसी चीज के पास में एनर्जी है और वो चीज किसी पर्टिकुलर सतह से जाकर के क्या हो रही है, टकरा रही है, तो उस सतह को क्या लगा रही है, दाब लगा रही होगी बच्चों। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ध्वनि तरंगे क्या होती है, दाब तरंगे होती है ना। ये बात ध्यान रखना। साउंड वेव्स को क्या बोलते हैं, प्रेशर वेव्स भी बोला जाता है बच्चों, ठीक। क्यों, क्योंकि अगर किसी तरंग के पास में एनर्जी है और वो तरंग किसी सतह से इंटरेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब है वो उसके ऊपर संवेग क्या कर रही है, स्थानांतरित कर रही है।
संवेग स्थानांतरित कर रही है तो इसका मतलब वो क्या कर रही है, उस पर दबाव डाल रही है, प्रेशर लगा रही है। ठीक, तो हम बोलते हैं कि हमें पता है, हमें पता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के पास ऊर्जा होती, इसी कारण उनके पास संवेग भी होता है। एवं जब ये तरंगें किसी सतह से क्या करती हैं, टकराती हैं, तो सतह पर क्या डालती है, दाब डालती है, दाब आरोपित करती है। चलिए ये तो प्रस्तावना की बात हो गई। अब हम काम करते हैं कि संवेग कितना वो क्या कर सकती हैं, स्थानांतरित कर सकती हैं। तो लेट्स सपोज कीजिए दो तरीके की सतह होती है, एक होती है अवशोषक और एक होती है क्या, पूर्णतः परावर्तक। ठीक है, अवशोषक में क्या होगा, लेट्स सपोज करो ये कोई सतह है, अवशोषक है, तो अगर यहाँ से तरंग जाएगी तो ये तरंग पूरी की पूरी अवशोषित हो जाएगी इस सतह से। लेकिन अगर परावर्तक सतह है तो तरंग जाएगी और टकरा करके वापस लौट करके आएगी। दो तरीके की सतह होती है ना। तो हमने लिखा कि यदि सतह पूर्णतः क्या है, अवशोषक है, तो स्थानांतरित संवेग, हमने बोला कि संवेग ऐसा इस डायरेक्शन में आप देखोगे संवेग होता है स्मॉल p बच्चों। संवेग किसी भी तरंग के लिए, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की ही अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी हम E से लिख सकते हैं फोटोन के रूप में, E इक्वल्स टू क्या, mc²। अरे प्रकाश के लिए हमने लिखा था E बराबर mc²। ठीक है, मैं उस चीज को कॉन्सेप्ट बना करके यूज कर रहा हूँ कि हम वहां पर ऊर्जा को E से प्रदर्शित कर रहे थे, यहाँ पे ऊर्जा को U से प्रदर्शित कर रहे हैं। किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, U से। बस ये बात ध्यान में रखना। यहाँ पे हमारे लिए E क्या था, विद्युत क्षेत्र था, जबकि अब मैं जो बात कर रहा हूँ वो आइंस्टीन का फॉर्मेट यूज कर रहा हूँ। E बराबर mc² आइंस्टीन ने बताया था ऊर्जा के लिए, किसी भी फोटोन के लिए, और फोटोन वैसे विद्युत चुंबकीय तरंगों का ही प्रतिरूप है। तो इसे हमने क्या लिखा था, mc इंटू c लिखा था, आप लोगों को याद हो। ये द्रव्यमान गुणा वेग क्या होता है, संवेग होता है। P इंटू सी इक्वल्स टू क्या, ऊर्जा। तो इसका मतलब संवेग बराबर क्या होगा, ऊर्जा में किसका भाग लगेगा, C का। यहाँ पर हम ऊर्जा को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, U से, और कैपिटल U लिख रहा हूं बच्चों, कुल ऊर्जा की बात कर रहे हैं, उसमें किसका भाग लगेगा, C का। स्थानांतरित संवेग यदि ऊर्जा U हो तो स्थानांतरित संवेग कितना होगा, स्मॉल p इज इक्वल्स टू u डिवाइडेड बाय c। ठीक है, बात समझ में आई, ये कुल ऊर्जा है। u बराबर कुल स्थानांतरित ऊर्जा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पता चल गया। अब अगर इतना संवेग गया है तो फिर उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए प्रेशर कितना होगा। अब देखो दाब क्या होता है, तो हम बोलते हैं कैपिटल P, ये स्मॉल p होता है, ये कैपिटल P। कैपिटल P इज इक्वल्स टू क्या, F डिवाइडेड बाय A होता है। पहले समझ लो कि फार्मूला क्या आने वाला है, मैं फिर डायरेक्ट लिखूंगा। F क्या होता है, संवेग में परिवर्तन की दर, डेल P डिवाइडेड बाय डेल T, और उसमें भाग लग रहा है किसका, A का। ठीक है, संवेग में परिवर्तन की दर। अब ये थोड़ा सा समझिए, संवेग का फॉर्मूला कितना है, u, और उसमें भाग लगेगा c का, डेल T और A। ये क्या चीज है, क्या है,
एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल से ऊर्जा प्रवाह की दर क्या कहलाती है बच्चों? आंसर है आई। ठीक है, और उसमें भाग किसका लग रहा है? डिवाइडेड बाय सी। ठीक, तो आई डिवाइडेड बाय सी किसको बताता है बच्चों? प्रेशर को बताता है। बताता है नहीं बताता? ठीक, इस चीज को ध्यान रखना। ये मैंने आपको पहले बताया था, ये पॉइंटिंग सदिश भी था, लेकिन ये पॉइंटिंग सदिश लिखते हैं तो हम आई इज इक्वल टू एस एवरेज लिखते हैं, आप लोगों को याद है। ठीक, तो अगर आप पॉइंटिंग सदिश के रूप में से लिखोगे तो फिर आप इसको क्या समझोगे? आप बोलोगे ये एस एवरेज की बात कर रहा था वहां पर। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। मैंने वो तो मिटा ही दिया। तो फॉर्मूला क्या आने वाला है इस केस के लिए? आई डिवाइडेड बाय सी या एस एवरेज डिवाइडेड बाय सी हो जाएगा, है ना। चलिए तो काम करते हैं। एवं आरोपित दाब कैपिटल पी, ये ध्यान में रखना, ये पी कैसा है? स्मॉल पी है, इसको ऐसा कर देता हूं। आरोपित दाब बराबर क्या होगा बच्चों? आई डिवाइडेड बाय सी होगा। पता चल गया आई कैसे आया? और यदि सतह पूर्णतः परावर्तक हो तो, अगर सतह परावर्तक होगी, ये परावर्तक होगी तो क्या होगा? पी एक्स डायरेक्शन में जाएगा, वापस से लौट करके आएगा तो माइनस का पी एक्स आएगा। तो संवेग में परिवर्तन कितना हुआ? तो हमने बोला कि एक में से दूसरे को घटाओ, तो पी एक्स माइनस माइनस पी एक्स कितना हो जाएगा बच्चों? 2px हो जाएगा क्या? ठीक, तो हम बोलेंगे कि वहां पर 2p यूज होगा, ये बात ध्यान रखना। तो ये अगर इस केस में p था तो इस केस में क्या हो जाता था? वो 2p हो जाता था। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 2u डिवाइडेड बाय c आ जाएगा। तो इस केस के अंदर हो तो संवेग देखिएगा, इस केस में संवेग क्या होगा? प्रारंभ का दुगना होगा। प्रारंभ का दुगना मतलब 2u डिवाइडेड बाय c होगा। तथा दाब क्या होगा इस केस के अंदर? आरोपित दाब कितना होगा? वो भी दुगना हो जाएगा, क्योंकि संवेग दुगना हो चुका है। ठीक, तो आरोपित दाब कितना हो जाएगा? 2i डिवाइडेड बाय c हो जाएगा। तो अगर परावर्तक है तो u अपॉन c तो संवेग और i अपॉन c क्या? दाब। जबकि अगर परावर्तक नहीं, अवशोषक है तो, और अगर परावर्तक है तो संवेग हो जाएगा जस्ट दुगना। पहली वाली कंडीशन का जस्ट दुगना कर दो, संवेग क्या हो गया? 2u बटा c, और दाब क्या हो जाएगा? 2i बटा c हो जाएगा। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब इन फॉर्मेट के ऊपर कई बार क्या पूछ लेता है? सवाल पूछ लेता है। नॉर्मली ये जो तीव्रता वाला कॉन्सेप्ट है ना बच्चों, ये तीव्रता थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। ये जो आई है ना, ये बच्चों को बहुत बार क्या कर देती है? दिक्कत दे देती है। तो इस चीज को थोड़ा सा हमें गौर करके चलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अभी इस चीज को उतारो, उसके बाद देखते हैं। उतार लीजिए जल्दी से। अरे वीडियो टाइमिंग 40 मिनट्स अबव हो चुकी है, तो मैं सोचता हूँ कि आज के लिए इतना ही करते हैं। फिर नेक्स्ट के अंदर हम देख लेंगे क्या बच्चों? विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम को। वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, हमें बहुत अच्छे से उसे याद भी रखना है। तब तक के लिए आप उस स्पेक्ट्रम को याद रखने के लिए क्या करो? एक चीज देखो, आपको ये याद रख लीजिएगा, मैं बता के जा रहा हूँ। जी एक्स पर देखो I am ready. I am ready. ठीक है, इससे आप स्पेक्ट्रम याद रखो। G का मतलब होता है गामा, गामा किरण। ये विद्युत चुंबकीय तरंगों में एक किरण कौन सी होती है? गामा किरण। X का मतलब आप सभी को पता हो गया, एक्स रेज होती है ना। पर मतलब पराबैंगनी, पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट, देखो देखने वाली, दृश्य विजिबल रेज। आई का मतलब होता है इंफ्रारेड, अवरक्त। इंफ्रारेड इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसे? इंफ्रारेड, अवरक्त। एम का मतलब होता है माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, तो सूक्ष्म तरंगे। आर का मतलब हो गया रेडियो। तो इस तरीके से ये 7 तरंगे, 1 2 3 4 5 6 7,
ये क्रम जो होता है बच्चों, वो तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम होता है। कौन सा क्रम होता है? तरंगदैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम में हमने इन सातों को लिखा है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों में हम कितनी को यूज करेंगे? आंसर है 7। ठीक, सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी? गामा की। सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य किसकी? रेडियो की। ये बात और ध्यान में रखें, जब तरंगदैर्घ्य ज्यादा होती है तो उनकी आवृत्ति, सॉरी, तरंगदैर्घ्य जब कम होती है तो आवृत्ति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो इनकी आवृत्ति बहुत ज्यादा है। आवृत्ति ज्यादा होने से, देखो आवृत्ति का लेना देना सीधा सीधा किससे है? ऊर्जा से है। तो आवृत्ति ज्यादा होने से क्या हो जाएगी? ऊर्जा ज्यादा हो जाएगी। तो इन किरणों की ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, जबकि इन किरणों की ऊर्जा क्या होती है? कम होती है। ठीक, तो ऐसे जाएंगे तो तरंगदैर्घ्य बढ़ेगी, और ऐसे जाएंगे तो आवृत्ति बढ़ेगी। आवृत्ति बढ़ेगी तो ऊर्जा भी बढ़ेगी। तो उल्टा करोगे तो ऊर्जा का बढ़ता हुआ रूप, ऐसे करोगे तो तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ रूप। ठीक है ये बात। जहां ऊर्जा ज्यादा होती है या आवृत्ति ज्यादा होती है, उन तरंगों का उपयोग किसमें करते हैं? चिकित्सा क्षेत्र में। आप देखेंगे कि गामा और एक्स किरणों का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, इवन गामा रेस का तो कीड़ों को मारने में भी किया जाता है। चलिए, रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स किसमें? तो हम बोलते हैं कम्युनिकेशन पार्ट। जहां तरंगदैर्घ्य ज्यादा हो जाती है ना, तो कम्युनिकेशन पार्ट आ जाता है। रेडियो वाले क्षेत्र के अंदर जो हमारी संचार व्यवस्था है वो पूरा काम करती है। माइक्रोवेव्स कहाँ? सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो होता है वो माइक्रोवेव्स पर होता है। ठीक, और ये चीज अपन पढ़ ही लेंगे। पराबैंगनी दृश्य और इंफ्रारेड, इंफ्रारेड क्या? वो रिमोट चलाते हो ना तुम, हाँ, तो रिमोट के अंदर वो जो रेड कलर का सिग्नल जो देखते हो, जो टीवी तक जाता है, ठीक, वो कहाँ से आता है भैया? इंफ्रारेड सिग्नल। ठीक है, चलिए, तो ये अपन डिस्कस करेंगे, आपको आसानी से याद भी होगा बच्चों, है ना। चलिए, आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करता हूँ ये वाली चीज आप याद कर लेंगे कि कौन सी सात तरंगे होती है। आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, टेक केयर।